आपको एक ऐसे दृश्य से रूबरू करा रहे हैं जो आपके मन मस्तिष्क पर एक छाप छोड़ेगी। सिख साम्राज्य के महाराजा रणजीत सिंह का शव चिता पर रखा है। महारानी महताब देवी उर्फ गुड्डन नंगे पैर हरम से बाहर निकलती हैं। उनके साथ 3 और रानियां आईं। उन्होंने चेहरे पर कोई पर्दा नहीं किया था। ये चीज़ें निकल के आ रही हैं लेखक सर्वप्रीत सिंह की अपनी किताब द कैमल मर्चेंट ऑफ फिलाडेल्फिया में। वो लिखते हैं, चारों महारानियां धीरे धीरे सीढ़ियों के जरिए चिता पर चढ़ीं और महाराजा रणजीत सिंह के सिरहाने बैठ गए। थोड़ी देर के बाद 7 गुलाम लड़कियां शव के पैर की तरफ बैठ जाती हैं। महाराजा के बेटे खड़क सिंह ने चिता में आग लगाई। 180 तोपों की आखिरी सलामी से माहौल गरज उठा। रणजीत सिंह के साथ उनकी 4 रानियां और 7 गुलाम लड़कियां भी भस्म हो जाती हैं। उनके प्रधानमंत्री राजा ध्यान सिंह ने भी चिता में कई बार कूदने की कोशिश की, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने उन्हें पकड़ लिया। प्रधानमंत्री राजा ध्यान सिंह को लोगों ने चिता में कूदने ही नहीं दिया। ये दृश्य था लाहौर के किले में चल रही अंत्येष्टि की। चीजें आपको स्पष्ट हों इसलिए पूरी कहानी पर ले जाने की कोशिश करूंगा। कश्मीर में बौद्धों और हिंदू शासकों के बाद मुस्लिम शासन आया। शाहमीरी वंश के जैनुल आबिदीन ने करीब 50 साल तक कश्मीर पर खुशहाल शासन किया। हालांकि वो अपने तीनों बेटों को लालची, शराबी और लंपट मानता था। 12 मई 1470 को जैनुल ने आखिरी सांस ली और इसके बाद शाहमीरी वंश ढलने लगा। इसके बाद चक राजवंश का शासन शुरू हो जाता है। इस दौर में भी सिया सुन्नी विवाद और हिंदुओं के धर्मांतरण का दौर चलता रहा। 1579 ईस्वी में यूसुफ शाह चक कश्मीर की गद्दी पर बैठता है। वो कश्मीर के इतिहास के सबसे रोमानी किरदारों में से एक माना जाता है। सुंदर, सजीला और बांका यूसुफ एक बार कहीं जा रहा था। रास्ते में खेतों में केसर चुनती हब्बा खातून अपनी ही धुन में कोई दर्द भरा गीत गा रही थी। अशोक कुमार पांडे अपनी किताब कश्मीर नामा में लिखते हैं, यूसुफ शाह हब्बा की खूबसूरती और उसकी आवाज़ के जादू में बंध गया और दिल दे बैठा। उसको प्यार हो गया। हब्बा उस वक्त एक गरीब किसान की बीवी थी। यूसुफ के आदेश पर किसान से फौरन तलाक दिलवाया गया और हब्बा बेगम बनकर श्रीनगर आ गई। संगीत, शायरी और आशिकी में डूबे यूसुफ के खिलाफ विद्रोह हो गया। उसे गद्दी छोड़कर भागना पड़ा। उस वक्त मुगल बादशाह अकबर का साम्राज्य अपने चरम पर था। यूसुफ ने 1580 में अकबर से आगरा में मुलाकात की। अकबर ने उसकी मदद के लिए राजा मान सिंह को नियुक्त किया। मुगलों की मदद से यूसुफ लाहौर की तरफ बढ़ा। रास्ते में उसे पुरानी वजीर मोहम्मद बट्ट मिला। दोनों ने मिलकर तय किया कि वो मुगल सेना की मदद लिए बिना कश्मीर पर कब्जा करेंगे, क्योंकि इनके साथ कश्मीर की जनता के खिलाफ होने का खतरा है। यह फैसला एक बड़ी गलती साबित हुआ। यूसुफ शाह ने कश्मीर की गद्दी तो पा ली, लेकिन मुगलों को अंधेरे में रखने की वजह से अकबर नाराज हो गया। उसने यूसुफ को अपने सामने हाजिर होने के फरमान भेजे। न आने पर सैनिक भेजकर बंदी बना लिया और 1586 में अकबर के सामने पेश किया गया। उन्हें काफी वक्त तक कैद में रखा गया। बाद में मान सिंह के कहने पर रिहा करके बिहार भेज दिया गया। 22 सितंबर 1592 को उसकी मौत हो गई। यूसुफ के बेटे याकूब शाह को भी देश निकाला दिया गया। 15 अक्टूबर 1993 को चकवंश का आखिरी चिराग भी अपने पिता की कब्र के बगल में हमेशा के लिए सो जाता है। यूसुफ की याद में उसकी पत्नी हब्बा खातून जोगन बन बैठी। वो नंगे पांव यहाँ वहाँ भटकती और विरह के गीत गाती। कश्मीर में उसके गीत आज भी प्रचलित हैं, गाए जाते हैं। चक राजवंश को खत्म कर अकबर ने कश्मीर को अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया। वहाँ एक सूबेदार नियुक्त कर प्रशासन चलाने लगा। अकबर अपने जीवन में 3 बार कश्मीर की यात्रा पर गया। 1989 की पहली यात्रा में उसने कश्मीरी ब्राह्मणों को स्वर्ण मुद्राएं दी और मार्तंड मंदिर चला गया। 1592 की दूसरी यात्रा के दौरान दीपावली थी। अकबर ने उसमें भी शिरकत की। 1597 में अकबर तीसरी बार कश्मीर गया तो भयानक अकाल पड़ा था।
सूखे में भुखमरी फैली थी। अकबर ने हरी पर्वत में विशाल नागर किला बनवाया जिससे लोगों को रोजगार मिल सके। अकबर का उत्तराधिकारी जहांगीर तो कश्मीर का दीवाना था। उसने 6 बार कश्मीर की यात्रा की और अपने आखिरी दिन भी कश्मीर में ही गुजारे। शाहजहां का दौर भी कश्मीर के लिए शांतिपूर्ण और खुशहाली भरा था। R.K. परिमू की किताब अ हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम रूल इन कश्मीर के मुताबिक मुगल बादशाह औरंगजेब इस मामले में उलट था। वो अपने कार्यकाल में महज 1 बार कश्मीर गया। वहाँ की खूबसूरती की बजाय उसका ध्यान 3 बातों पर गया जो उसे इस्लामी विरोधी लगे। कश्मीरी औरतें नीचे के अंतःवस्त्र नहीं पहनती थीं। कश्मीर में अफीम की खेती और उसका उपयोग सामान्य था। कश्मीर में भांड रंगमंच और मूक अभिनय का चलन था और ये तीनों ही चीज़ें उसे इस्लाम विरोधी लगी। औरंगजेब ने फौरन इन तीनों पर प्रतिबंध लगाने के आदेश दिए। इसके बाद मुगलों का पतन यहाँ पर शुरू हो जाता है। आखिरी 45 साल में मुगलों ने कश्मीर में 22 सूबेदार नियुक्त किए, यानी शासन में स्थिरता नहीं बची थी। धीरे धीरे कश्मीर पर अफगानी पठानों का नियंत्रण हो गया, जिनके बारे में चर्चित कुछ बातें हैं। सर बुरीदा पेश इन संगीन दिला गुलचिदान अस, यानी पत्थर दिल अफगानों के लिए सिर काट देना वैसा ही है जैसे बगीचों से फूल तोड़ लेना, यानी कि उनके लिए किसी की हत्या करना आसान काम था, जैसे मच्छर मारा जाता है। ये 1819 के आसपास का दौर था जब महाराजा रणजीत सिंह सिख साम्राज्य का तेजी से विस्तार कर रहे हैं। उनके पास उस वक्त देश की सबसे बड़ी सेना थी। रणजीत सिंह के हमले का सुराग लगते ही अफगानी शासक आजम खान ने कश्मीर की सत्ता अपने भाई जब्बार खां को सौंप दी और काबुल भाग गया। कश्मीर पर हमले के लिए 30,000 सैनिकों की सेना महाराजा रणजीत सिंह ने भेज दी। 22 जून 1819 को जब्बार खां भाग गया और कश्मीर भी सिख साम्राज्य के अधीन आ गया। इससे सटे जम्मू राज्य के डोगरा राजपूतों गुलाब सिंह, ध्यान सिंह और सुचेत सिंह की सेवा में से महाराजा रणजीत सिंह इतने खुश हुए कि गुलाब सिंह को जम्मू की गद्दी ही प्रदान कर दी। ध्यान सिंह को भिब्बर, छिबल और पूंछ की तथा रामनगर की गद्दी सुचेत सिंह को दे दी। दोनों भाइयों की मौत के बाद पूरी जम्मू रियासत का गुलाब सिंह का अधिकार हो गया। गुलाब सिंह का राजा के तौर पर राज तिलक महाराजा रणजीत सिंह ने स्वयं किया था। गुलाब सिंह ने अपने राज्य का विस्तार लद्दाख, गिलगित और बाल्टिस्तान तक किया, यानी कि जो आपका लद्दाख तो अभी भारत में ही है, गिलगित, बाल्टिस्तान, ये सारी चीज़ों को कवर करते हुए उन्होंने अपना विस्तार किया। 1839 में महाराजा रणजीत सिंह की मौत हो गई, जिसका जिक्र हमने पहले भी किया हुआ है पहले एपिसोड में। यहीं से घटनाक्रम तेजी से आगे बदलता है। रणजीत सिंह की मौत के बाद लाहौर में षड्यंत्र रचे जाने लगे। ईस्ट इंडिया कंपनी इसी ताक में बैठी थी कि कब महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो। 1846 के जंग में सिख हार गए और उन्होंने संधि की पेशकश की। खुशवंत सिंह अपनी किताब सिखों का इतिहास में लिखते हैं कि 10 फरवरी 1846 में सिखों के हारने के 2 दिन बाद अंग्रेजी फौज ने सतलज पार कर लाहौर के एक शहर कसूर को अपने कब्जे में ले लिया। सिख दरबार ने गुलाब सिंह डोगरा को दोनों पक्षों से बात करने की जिम्मेदारी दी। अंग्रेजों ने युद्ध में हुए खर्च के हर्जाने के तौर पर 1.5 करोड़ रुपए और पंजाब के एक बड़े हिस्से की मांग रखी। एक बहुत बड़ा सौदा था। दरबार के पास इतनी रकम नहीं थी, इसलिए ब्यास और सिंधु नदी के बीच के पहाड़ी इलाके देने की पेशकश की गई, जिसमें कश्मीर भी शामिल था। इस इलाके में अंग्रेजों की उतनी दिलचस्पी ही नहीं थी। ये इलाका ज़्यादातर पहाड़ी था, इसलिए पैदावार कम होती थी। गुलाब सिंह इसे भांप गए। उन्होंने इस इलाके को खरीदने की पेशकश रखी। बात आगे बढ़ी और 16 मार्च 1846 को गुलाब सिंह और अंग्रेजों के बीच अमृतसर की संधि हो जाती है। गुलाब सिंह ने अंग्रेजों की सरपस्ती स्वीकार की और उन्हें जम्मू कश्मीर रियासत का राजा घोषित कर दिया। गुलाब सिंह को इसके लिए एक मुश्त 75 लाख रुपए देने पड़े। इसके अलावा उन्हें हर साल अंग्रेज सरकार को एक घोड़ा,
बकरी के बालों से बने 12 साल और 3 कश्मीरी साल देना तय हुआ। बाद में ये करार सिर्फ 2 कश्मीरी साल और 3 रुमाल तक रह गया। अमृतसर संधि के बाद से ही मौजूदा जम्मू कश्मीर अस्तित्व में आया और यहीं से डोगरा शासन की शुरुआत होती है। गुलाब सिंह के पास सिंधु और रावी का पूरा इलाका आया था, जिसमें कश्मीर, जम्मू, लद्दाख और गिलगित भी शामिल थे। गुलाब सिंह की मृत्यु 1857 में हो जाती है। पूर्व राजदूत सुजान आर चिनाय ने अपने रिसर्च आर्टिकल में लिखा है कि 1865 में हुआ हुंजा कश्मीर रियासत का हिस्सा हुआ करता था, यानी कि जो हुंजा इलाका था वो 1865 में कश्मीर का ही हिस्सा होता था। जम्मू कश्मीर के राजा ने यहाँ एक भव्य किला बनवाया था। 1869 में हुंजा के मीर ने कश्मीर के महाराजा की संप्रभुता को मान्यता दे दी। राजा गुलाब सिंह की मौत के बाद 26 साल के बेटे युवराज रणवीर सिंह राजा बने। 15 सितंबर 1885 को रणवीर सिंह की मौत हो गई। रणवीर सिंह की मौत के बाद उनके बड़े बेटे प्रताप सिंह का राज तिलक हुआ। प्रताप सिंह ने राज्य की सीमाओं का विस्तार करना शुरू कर दिया। 1891 में प्रताप सिंह की सेना ने गिलगित की हुंजा वैली, नागर और यासीन वैली को भी अपने राज्य में मिला लिया। अब प्रताप के राज्य की सीमाएं उत्तर में रूस तक मिलने लगी थीं। 1914 में ब्रिटिश अधिकारी हेनरी मैकमोहन ने भारत और चीन की सीमा तय करने के लिए एक मैकमोहन रेखा खींची थी। जो भी प्रतियोगी छात्र हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है कि भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा है, तो मैकमोहन रेखा है। इसे किसने खींचा था, तो हेनरी मैकमोहन ने खींचा था 1914 में। तिब्बत ने इसे मान लिया, लेकिन चीन ने इसे नहीं माना। चीन ने कश्मीर रियासत के हुंजा समेत बड़े हिस्सों पर दावा किया। अंग्रेज अधिकारियों ने इस दावे का विरोध किए बिना चीन की बात मान ली। सुजान अपने रिसर्च आर्टिकल में बताते हैं कि वायसराय लॉर्ड लैंसडाउन ने अपने एक पत्र में लिखा था, हम चीन को जितना मजबूत बना सकेंगे और जितना अधिक हम उसे कश्मीर, कासगर, यारकंद क्षेत्र पर अपना कब्जा बनाए रखने के लिए प्रेरित कर सकेंगे, उतना ही वह इस क्षेत्र में रूसी सेनाओं को आगे बढ़ने से रोकने में ब्रिटेन के लिए ताकतवर साबित होगा। प्रताप सिंह के बाद 1925 में उनके भतीजे हरि सिंह गद्दी पर बैठे। हरि सिंह के राज तिलक से 4 साल पहले की बात है। 1921 में 26 साल के हरि सिंह पेरिस के एक होटल में ठहरे थे। उनके स्वीट में एक महिला घुस आई। थोड़ी देर बाद एक शख्स महिला को अपनी पत्नी बताते हुए कमरे में घुस आया। उसने रुपयों की डिमांड की। लेखक कुलदीप चंद्र अग्निहोत्री अपनी किताब महाराजा हरि सिंह में लिखते हैं कि युवराज ने बदनामी से बचने के लिए इंग्लैंड के मिडलैंड बैंक के 2 ब्लैंक चेक महिला को दिए, जिसमें एक चेक से पैसा ले लिया गया। कहा जाता है कि दूसरा चेक बैंक में फ़ोन कर हरि सिंह ने रुकवा दिया। दरअसल इस पूरे मामले का सरगना ब्रिटेन का बड़ा वकील हॉब्स था। उसने महाराजा के एडीसी कैप्टन ऑथर से साठगांठ की और एक साजिश रची। इस साजिश में रॉबिन्सन नाम की महिला का इस्तेमाल किया। हालांकि मामला दबा दिया गया। हरि सिंह जम्मू कश्मीर रियासत के आखिरी राजा साबित हुए। उनके कार्यकाल में 1937 तक चीन ने सक्सगाम घाटी पर भी अपना दावा ठोक दिया। इस तरह कश्मीर रियासत का बड़ा हिस्सा देश की आज़ादी के पहले ही चीन के साथ मिल गया। तो आज हमने ये सारी चीज़ें जानी। अब हम नेक्स्ट एपिसोड में कुछ चीज़ें जानेंगे। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर रियासत के भारत में शामिल होने और आज़ादी के बाद कश्मीर पर लड़ी गई जंग के किस्से क्या हैं, वो आपको हम तीसरे एपिसोड में बताने की कोशिश करेंगे। और उम्मीद है कि आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा और आपको सारी चीज़ें हमने बताने की कोशिश की। दूसरे एपिसोड में बस आज के लिए इतना ही। अगला एपिसोड सुनना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि कश्मीर कैसे भारत का हिस्सा बना, आज़ाद भारत का हिस्सा कैसे बना, क्योंकि अंग्रेज़ों के शासन तक की अभी हम बात कर रहे थे और अब हम बात करेंगे 1947 के बाद के घटनाक्रमों की। तो अगले एपिसोड के लिए आप तैयार रहिएगा, इंतज़ार करिएगा और इस एपिसोड को अपने दोस्तों में, अपने भाइयों में, अपने बहनों में, अपने उन सभी चाहने वालों में जिनको आप जानते हैं उन सब तक ये असली कहानियाँ पहुँचाइए, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा प्रामाणिक और ऑथेंटिक कहानियाँ आप तक पहुँचाने की कोशिश MPS हिंदी की बनी हुई है। चैनल पर नए हैं तो MPS हिंदी को सब्सक्राइब करके हमारे साथ ज़रूर जुड़िएगा। डेली करंट अफेयर्स, न्यूज एनालिसिस और इसी तरह की पॉलिटिकल, सोशल एंड कहा जाए कि भारत का जो हिस्ट्री है उन सारी चीज़ों को जानेंगे और सब कुछ आपको 100% प्रमाणित होने का कहीं ना कहीं हमारी तरफ से कोशिश की जाती है। ठीक है, बाकी ह्यूमन नेचर है,
गलतियाँ किसी से भी हो सकती है, लेकिन अपनी तरफ से पूरी कोशिशें सही होती हैं। तो फिर से एक बार याद दिलाऊंगा, हमसे जुड़ने के लिए, हमारे साथ हमेशा के लिए हमारी वीडियोस प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक बटन को दबाइए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलते रहें। जय नमस्कार, भारत माता की जय। अपने विचारों को भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।